हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो ध्यान समझना, कौन कौन से कंसंट्रेशन देखने हैं, क्या देखना है, ये सारी बातें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखो सिंपल, सबसे पहले समझते हैं हम कंसंट्रेशन बोलते किसे हैं। तो देखो कंसंट्रेशन की बात की जाए तो कंसंट्रेशन हम बोलते हैं मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं हम? कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा समझो, किसी भी वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसी को क्या बोल रहे हैं हम? कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। अच्छा, तो हम इस लेक्चर में हम बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे वेट बाय वेट, है ना, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये आपने परसेंट कहीं लिखे हुए देखे होंगे? यदि आपको याद हो, आपने खांसी की सिरप या कहीं भी आपने कोई भी पैकेट वगैरह देखा होगा, तो जब पीछे आप देखते होंगे पैकेट में तो सिंपल यही टर्म्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों लिखे रहते हैं, इनकी डेफिनेशन से मैं आपको समझाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया। फिर हम देखें इसमें मोलैरिटी, मोलैरिटी को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को भी हम पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी को बोलेंगे भाई, तुतला के बोलोगे तो आएगा मोलल्टी, वो भी सही आएगा भाई, या आप ऐसे बोल दो मोलैलिटी। ठीक है, हम इसमें मोल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, तो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11th में तो है ही, और क्लास 12th में भी जब आप आओगे तो सॉल्यूशन चैप्टर में आप वहां भी इसको पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़ लो, तो क्लास 12th में आपका रिवीजन हो जाएगा। यहीं पे अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलो पहला कंसंट्रेशन टर्म हम जो स्टार्ट करेंगे आज, वो हम करेंगे मोलैरिटी के बारे में समझेंगे। तो देखो यहाँ पे यदि हम बात करें मोलैरिटी, तो किसे बोलते हैं मोलैरिटी? देखो भाई, मोलैरिटी हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मोलैरिटी बोल रहे हैं। तो ध्यान समझना यहां पे और मोलैरिटी के बारे में। देखो यदि आपको मान लो फॉर्मूला लिखना हो, इसको हम डिनोट जो करते हैं वो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यदि हम इसको फॉर्मूला लिखें तो कैपिटल एम ही लिख देते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, यही होती है। अच्छा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो मैं इसको स्मॉल एम से डिनोट कर देता हूं, इसको मैं कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने स्मॉल एन और वॉल्यूम को कैपिटल बी से हमने डिनोट कर दिया है। अब देखो ध्यान समझो यहाँ पे, यदि मान लो आपको देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, आप जब लेबोरेटरी में जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आपको 1-2 टंकी पानी एसिड दे दिया जाता हो या कुछ भी, जाओ प्रैक्टिकल करो, जाओ जी लो जिंदगी अपनी, ऐसा तो है नहीं। वहां पे आप जब प्रैक्टिकल करने जाते हो तो 10 ml, 20 ml, ज्यादा ज्यादा 50 ml, 100 ml इतने यूज करते हो। तो हमेशा जो आपको दिया जाएगा अधिकतर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो आपको ml में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? ml, मिलीलीटर में। तो देखो क्या होगा जब मोलैरिटी, तब क्या होगा? मोलैरिटी इक्वल टू, हम लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन
ml, या तो ml में दे दिया जाए या आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया जाए वॉल्यूम, ठीक है, इन दोनों में दिया जाएगा। इनटू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा। यदि मैं इसको सिंबल में लिखना चाहूं तो कैपिटल M इक्वल टू N/B इन ml, ठीक है ना, इंटू 1000। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कैसे आएंगे, जैसे मान लो हमने मोलरिटी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसी को मैं लिख रहा हूं मोलरिटी इक्वल टू N/B, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हम ये लिख रहे हैं। अच्छा तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिख सकते हैं बोलो, तब हम नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं सिंपल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, बोलो भाई हाँ या ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक नया टर्म आता है यहाँ पे, ध्यान समझना, ये हमने मोलरिटी लिख दिया सिंपल, और जो मोल्स हैं आपके, सिंपल जो मोलरिटी है ये आपका किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद रखना यहाँ पे। अब देखो यदि मान लो आपको मिली मोल्स निकालने हो, क्या निकालने हो, मिली मोल्स, तो ध्यान से समझना मिली मोल्स इक्वल टू कैसे निकालोगे। अब आपसे मिली मोल्स पूछे जाएंगे तब आप निकालेंगे सिंपल, यहां पे आप जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किस में लेंगे, आप ले लेंगे सिंपल यहाँ पे किसमें, ml में। जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले लेंगे तो यहाँ पे जो मिली मोल्स आते हैं वो सिंपल मिली मोल्स आ जाएंगे। तो देखो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, इस तरीके से समझना, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे दिया मैंने सिंपल 100 ml 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मिली मोल्स बताने हैं, तो मिली मोल्स आप कैसे बताओगे बोलो, मिली मोल्स कैसे बताओगे आप, सिंपल क्या बताओगे, मोलरिटी कितनी है 0.01 इंटू 1000 इंटू 100 कर दोगे तो क्या आ जाएंगे 1 आ गया, सिंपल आपके जो मिली मोल्स आए वो कितने आ गए, 1 आ गए। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो सिंपल आप मिली मोल्स तब निकालेंगे जब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में दिया जाएगा, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, मिली मोल्स की बात करेंगे, ठीक है। और यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में दिया जाएगा तब आप सिंपल बात करेंगे किसमें बोलो, तब आप करेंगे मोल्स की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे सिंपल दूसरी बात देखते हैं। जैसे मान लो आपको देखो मास निकालने को आ जाए, क्या निकालने को आ जाए, मास निकालो, मोलरिटी दी गई है तो मास निकालना है। मास मतलब सिंपल किसी भी सब्सटेंस का। तो देखो आपको पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, हम सिंपल यहां पे लिख देते पहले कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन फॉर मास, ठीक है ना। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो, अब देखो जैसे मान लो आपको मोलरिटी क्या है ना। अब एक बात ध्यान रखना, जो मास हम पता लगा रहे हैं वो किसका लगा रहे हैं, ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में पता लगा रहे हैं, तो ध्यान समझना। अब देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 कर दोगे, ठीक है। अब देखो, अब आप मोल्स कैसे लिखते हो, आपको पता है मोल्स इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। या हम ऐसे निकालें मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आप लिखते हो वो ये मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होंगे आपके वो सिंपल क्या होंगे, तो ध्यान समझना यहाँ पे, वो होंगे आपके मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है, यही होगा। अब हम इसको वैल्यू को ऊपर रख देते हैं, ध्यान समझना। अच्छा तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल यहां पे हो जाएगा देखो मोलरिटी, मोलरिटी
कैपिटल एम से डिनोट कर देता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसको मैं डिनोट कर देता हूं सिंपल स्मॉल एम से, ठीक है, और इसको मैं डिनोट कर देता हूं कैपिटल एम से, ध्यान समझना, ठीक है। अब देखो तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, देखो ध्यान समझना ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास इनटू, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका सिंपल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम दे दिया गया। अच्छा अब यहां पे लिखा हुआ है सिंपल आपका, क्या लिखा हुआ है बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, ये किस में था, इन ml, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही लिख दिया मैंने, सिंपल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो इसको मैंने किससे डिनोट किया था, स्मॉल एम, इसको कैपिटल एम, तो देखो आप क्या करेंगे, आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो ध्यान समझना यहां पे, मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा सिंपल यहां पे देखो, ये क्या है, ये भी हम कैपिटल एम से लिख रहे हैं, कैपिटल एम क्या है, इसको मोलरिटी लिख देता हूं सीधा, तो मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000, ये क्या आ जाएगा आपका, सिंपल आपका मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो देखो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। कभी कभी क्या होता है, आपको मोलरिटी दे दी जाती है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जब मोलरिटी दे दी जाती है, वॉल्यूम दे दिया जाता है, आपसे पूछ लेता है बताओ मास ऑफ सॉल्यूट बताओ, है ना, तो आप मास ऑफ सॉल्यूट इस फॉर्मूले में रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं तो देखो भाई, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000, ये आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा सिंपल वे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे मान लो, ध्यान समझना यहां पे, आपको इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो जैसे समझना यहां पे ध्यान से, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, हमने दे दिया आपको 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बनाना है आपको, वो भी कितने में बोलो, इन 250 ml में, इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो आपको बताना है मास, कैलकुलेट मास ऑफ NaOH, सिंपल, मोलर मास नहीं, मास ऑफ NaOH, कितना NaOH हम डालें कि वो कितना बने बोलो, 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बने इन 250 ml में। तो जो इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया जाएगा, तो एक तो वही है कि आप सिंपल सारी वैल्यू रखें, ठीक है ना, और आंसर पाएं। तो एक काम करो, आपके पास सीधा मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया mmB/1000, तो देखो हम यही करते हैं सिंपल, जो आपका मास ऑफ NaOH आएगा वो कैसे आ जाएगा, देखो मास ऑफ NaOH आएगा यहां पे सिंपल, हम जब करेंगे सिंपल आपका क्या है, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू सिंपल वॉल्यूम, जितने ml में बनाना है, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, ध्यान समझना। अब देखो अब क्या होगा यहां पे, यदि हम बात करें मोलरिटी की, तो मोलरिटी कितनी दी गई है, देखो 0.1 गिवन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का, यदि हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे NaOH का, मॉलिक्यूलर मास है ना ऑफ NaOH, तो 23 + 16 + 1 मतलब कितना हो गया 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास 40 कर दिया, इंटू 250 कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, ये कितना जाएगा 4 × 10 = 40,
मतलब कितना आ गया सिंपल, ये आ गया आपका 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम NaOH आप डिजोल्व करेंगे 250 ml सॉल्यूशन में, तो आपकी जो मोलरिटी आएगी NaOH की वो 0.1 मोलर आएगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखो आपको मैंने जो कुछ बताया है ये सब आपका फॉर्मूला यहाँ भी लिखा हुआ है एज इट इज, ठीक है। ये मैंने सारी बातें आपको बताई हुई हैं। जैसे सिंपल मोलरिटी क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने बताया था, ये मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको बताए थे। यहाँ भी आपके ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा सा, ध्यान समझना। यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा हुआ है, मोलरिटी पे क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आर डिजोल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है भाई। एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 100 सेंटीमीटर में क्या किया, बोलो बनाया गया सिंपल सॉल्यूशन। अब देखो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट करो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिंपल मास दिया हुआ है, मास ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 2.46 ग्राम, ठीक है, वो भी किसका, NaOH का। यदि मैं इसका मोलर मास की बात करूं या मॉलिक्यूलर मास की, तो देखो कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका सिंपल 40, कर लेंगे 23 + 16 + 1, तो जो आएगा कैलकुलेट होके वो आपका सिंपल 40 हो जाएगा। ध्यान समझना ध्यान से। अब देखो अब क्या होगा बच्चा, यहाँ पे जब हमने इस तरीके से लिख दिया तो अब हम करेंगे सिंपल, यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो अब हम निकालते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है सिंपल आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान समझो, 100 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया। अच्छा तो मोल्स निकालते हैं, मोल्स कैसे आएंगे, मोल्स आएंगे सिंपल आपके मास ऑफ NaOH डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, यही हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये हमने मोल्स ऑफ NaOH निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान समझना। अब क्या होगा, सिंपल यहां पे आपको मास कितना दिया हुआ है 2.46, तो देखो मोल जो आएंगे आपके, मोल वो आएंगे आपके, मोल ऑफ NaOH 2.46 डिवाइड बाई ये हो जाएगा सिंपल आपका 40। देखो मैं अभी यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको अभी एज इट इज छोड़ दे रहा हूं, एज इट इज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मोलरिटी लिखते हैं। मोलरिटी क्या होती है आपकी, मोलरिटी होती है सिंपल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या सेंटीमीटर क्यूब, इसे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा, देखो भाई ध्यान समझना। अब सिंपल यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए 2.46, ध्यान समझना, मोलरिटी डिवाइड बाई यहां पे क्या आया 40, ठीक है। अच्छा अब ये कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है आपको सिंपल 100, कितना दिया हुआ है 100, तो देखो ये मैंने 100 कर दिया, इनटू यहां पे कितना है 1000, ठीक है, क्या है 1000, तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, अब कितना बचा, सिंपल बचा आपका 2.46 डिवाइड बाई 4, तो देखो कैसे जाएगा,
अब ये सिंपल डिवाइड होगा तो देखो ये हो जाएगा 4 6 जा 24, ठीक है। अब ये कितना बचा, अब ये बचा आपका 6, तो देखो 4 बन जा 4, अब बचा 2, ठीक है। तो 4 5 जा 20, तो कितना आ रहा है, जो आंसर आ रहा है इसका 0.615 मोलर आ रहा है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। देखो मैं इसकी यूनिट की बात भी कर देता हूं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.615 मोलर, है ना। एक इसकी यूनिट ऐसे भी हो सकती है, यदि आप देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, सिंपल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब इसकी यदि हम यूनिट की बात करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट जो होगी इसकी मोल्स पर लीटर, है ना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन में सेम टू सेम दिया मोलरिटी का, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि आप देखोगे अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है भाई, डिजॉल्व कर दिया। एंड आई डिस्टिल्ड वाटर टू गिव 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई, ये 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में मिलाया गया। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या बताना है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बताना है। सेम क्वेश्चन है एज इट इज, देख लो भाई, इसको बड़े आराम से हो जाएगा। तो देखो आपको क्या निकालना है, सिंपल मास ऑफ NaOH की बात की जाए तो कितना दिया हुआ है 18.25 ग्राम, कितना है 18.25 ग्राम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा मोलर मास आपको पता ही है, वो होता सिंपल 40, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको सिंपल 200 ml, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मोल्स, मोल्स निकाल लेते हैं यहाँ पे सिंपल। मोल्स कैसे आएंगे, मोल्स ऑफ NaOH, तो मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ NaOH डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ NaOH। जो मोलर मास लिख दूं या मैं मॉलिक्यूलर मास लिख दूं, बात एक ही है, एक बात ध्यान रखना। अब सिंपल यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपल मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ, तो एज इट इज सेम है क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है। NaOH क्या हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा आपका कितना, मास कितना है, मास है आपका सिंपल 18.25 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाई 40। हम अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम थोड़ा रुक के सॉल्व करेंगे, ठीक है। मोल्स हम यहीं मोल्स लिख दिए, सिंपल इसी तरीके से लिखे रहने दो। देखो कैलकुलेशन को आसान बनाना है, हम क्यों कॉम्प्लिकेशन में जाएं, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करोगे आप, सिंपल यहां पे यदि आपको निकालना है मोलरिटी, तो क्या आ जाएगा सिंपल मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाई, ये हो जाएगा सिंपल आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो देखो मोल्स कितने हैं 18.25 डिवाइड बाई कितना 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 1000, तो कितना चला जाएगा, देखो ये चला गया 5 टाइम्स, ठीक है, ये 5 टाइम्स और ये 5 8 जा, सिंपल आपका आ गया 40, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो कितना जाएगा, अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 18 2 जा 16, ठीक है, कितना बचा आपका सिंपल 2.2 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा दिए 22, ठीक है। अब आपको पता 8 2 जा 16, फिर से कितना बचा भाई, फिर से आपका बच गया आई थिंक 6 बच गया 65, ठीक है। फिर अब कितने पाया जाएगा, अब ये जाएगा 8 8 जा 64, तो कितना हो जाएगा आंसर 2.28 मोलर। तो आई थिंक ये आंसर हो जाएगा। तो
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, मोल्स निकालने होंगे, आपको सब कुछ दिया है, आप आंसर कर लेंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है यहीं पे समाप्त। तो सिंपली ये क्वेश्चंस थे कुछ मोलरिटी के और ये कॉन्सेप्ट था मोलरिटी का। तो आई होप आपको ये बात क्लियर अच्छे से हो गई होगी। तो देखो आपको कहीं भी डाउट आता है ना, तो आप फिर से पीछे जाएं देखें, फिर से पीछे जाएं देखें, जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ, नॉर्मलिटी की तरफ। तो जो नॉर्मलिटी किसे बोलते हैं समझते हैं। यहाँ पे यदि नॉर्मलिटी की बात की जाए सिंपल, तो देखो नॉर्मलिटी, नॉर्मेलिटी हम बोलते हैं इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ध्यान समझना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब देखो ये तो नॉर्मलिटी लिखी है जनरली। अब हम बात करें यदि यहां पे नॉर्मलिटी की, तो देखो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, है ना, इसको हम जो डिनोट करते हैं इसको हम करते हैं कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैसे? कैपिटल एन से। तो देखो सिंपल लिखा हुआ है एन नॉर्मेलिटी इक्वल टू, आप लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही दिया हुआ है, ध्यान समझना। अब देखो, अब यदि मान लो आपको यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, ठीक है, और ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये दिए गए हैं। अब यदि मान लो आपको नॉर्मलिटी निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया ml में, तो आप कैसे नॉर्मलिटी निकालेंगे? जैसे आप मोलरिटी में करते थे, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो देखो सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन ml या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाएगा। आप सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सिंपल नॉर्मलिटी की बात। अब बच्चे को यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, सोच रहा होगा बच्चा कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये हमें बता दो, ठीक है। हमने सॉल्यूट तो सुना है, हमने ग्राम इक्विवेलेंट नहीं सुना है। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे इसको हम समझते हैं। यदि मैं मान लो मैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, इसको कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूं, वॉल्यूम को किससे? कैपिटल बी से, ठीक है। तो अब एक बात बताना, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नॉर्मलिटी को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू क्या हो जाएगा? सिंपल आपका दे दिया जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये तो हमने सिंपल किसकी बात कर ली? ग्राम इक्विवेलेंट की, ठीक है। अच्छा, अब यदि मान लो आपको मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट। उस केस में आप क्या करोगे? जो लीटर में आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है इसको आप ml में ले लेंगे। बोलना पड़ेगा भाई क्लियर या नहीं, बोलो भाई हाँ या ना, है ना। तो देखो, तो लिखेंगे आप सिंपल मिली ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये आएगा आपका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम और ब्रैकेट में लिख देंगे इन ml, ठीक है। जो वॉल्यूम ले रहे हैं आप यहाँ पे सिंपली इन ml में ले रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक बात बताना आप,
हम ये तो हमने सिंपल यहां से फॉर्मूला से निकाल दिया, लेकिन हम ग्राम इक्विवेलेंट और भी तरीकों से निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे कि हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट की, तो हम निकाल सकते हैं मास, जो भी आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ये नए टर्म्स आ गए, इक्विवेलेंट मास कैसे बोलते हैं हम, अभी तो ग्राम इक्विवेलेंट तो आपने निकाल दिया सिंपल, अब हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप सिंपल इक्विवेलेंट मास जो निकालते हैं वो निकालते हैं इक्वल टू, सिंपली किससे बोलो, ये निकालेंगे आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। अब बच्चा फिर कंफ्यूज हो गया, सर ये एन फैक्टर क्या है। देखो ये फॉर्मूलाज हैं आपके सिंपल, ये क्या है, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, सिंपली इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे इक्विवेलेंट मास को मोलर मास बाय एन फैक्टर। अच्छा, तो अब एक बात बताना आप मुझे सिंपली, यहां पे हम इस एन फैक्टर को ही बहुत से टीचर्स क्या बोलते हैं, एक्स फैक्टर भी बोलते हैं, बैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एन फैक्टर जो होता है इसको बहुत से लोग एक्स फैक्टर भी बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है आपका सिंपल बैलेंसी फैक्टर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अब देखो सिंपल सा ये हमने लिख दिए, ये फॉर्मूला लिख दिए। अब हम एन फैक्टर निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक रिलेशन और निकाल देता हूं। देखो भाई, यदि मैं इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहां पे रख दूं, ध्यान समझना, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू मैं यहां पे रख दूं, तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है ना। तो मैं इसको पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुट एबव इक्वेशन इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या आ जाएगा, सिंपल आपका जो निकल के आ जाएगा, आप देखेंगे सिंपल, तो ये आएगा, देखो सिंपल क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, डिवाइड बाय एन फैक्टर करोगे तो एन फैक्टर नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। अच्छा एक बात बताओ, इसे हम क्या बोलते हैं, यदि मास अपॉन मोलर मास की बात कर रहा है, इसी को तो हम मोल बोलते हैं, इसको मोल बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप, सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे भी लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। इस तरीके से भी आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। बोलिए भाई, ये बात क्लियर सभी को बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो रहे होंगे। देखो ये बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट आप यदि अच्छे से समझेंगे, बहुत तरीके से समझेंगे, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये है लगता ही है देखने में, क्योंकि फॉर्मूलाज ज्यादा आते हैं, बट ये फॉर्मूलाज आपको कुछ करने ही नहीं है, बहुत चुटकियों में हो जाएंगे यदि हमें एन फैक्टर निकालना आ जाए। तो देखो मैं जो एन फैक्टर निकालना है, एक्स फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर निकालना आपको सिखा रहा हूं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। तो देखो यहां पे अब हम सिंपल एन फैक्टर निकालना देखते हैं, तो ध्यान समझना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। यदि मैं एन फैक्टर की बात करूं, जैसे एसिड के लिए, ठीक है, हम एसिड के लिए एन फैक्टर की बात करते हैं, तो जो एन फैक्टर एसिड की हम एन फैक्टर की बात करते हैं, तो वो एसिड की बेसिसिटी होती है। ये क्या बताता है, बेसिसिटी, सिंपल। तो ध्यान से समझना क्या होती है बेसिसिटी। तो देखो बेसिसिटी की यदि बात की जाए, तो आप सिंपल यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि एसिड का एन फैक्टर आप ऐसे बताएं कितने H+ आयन वो एक्वस सॉल्यूशन में दे रहा है, जितने H+ आयन वो एक्वस सॉल्यूशन में देगा
उसका एन फैक्टर उतना ही होगा। बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना। क्लियर सभी को? मीन्स सिंपल सी बात ये है यहाँ पे, यदि मैं लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिए कोई भी एसिड लिख गया, एच एसिड लिया है, ये क्या कर रहा है, सिंपल एक H प्लस आयन, जैसे मान लो उसने डोनेट कर दिया एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, तो इसकी का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितने H प्लस आयन डोनेट करेगा उसका एन फैक्टर भी उतना ही हो जाएगा। जैसे कि आप देखो यहां पे सिंपल मैं लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पे HCl, HBr, HI, HF, HNO3, HClO4, है ना, ये सारे हो गए। अब देखो तो इनमें यदि आप बात करेंगे, इन एसिड की यदि बात करेंगे तो ध्यान समझना, इन एसिड में जो इनका एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, कितने H प्लस आयन देंगे, ये सारे के सारे एसिड एक H प्लस आयन देंगे, तो इनका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यानी 1 हो जाएगा, यानी इन एसिड को हम बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, जो एक H प्लस आयन देगा उसे मोनो बेसिक एसिड बोलेंगे। अच्छा अब यदि मैं बात करूं इनका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा भाई, बोलो, जो इक्विवेलेंट मास होगा वो सिंपल आपका मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका कितना है, 1। जैसे मान लो आपको कैलकुलेट करने को आ जाए, जैसे मान लो आपको HCl का इक्विवेलेंट मास निकालना, तो देखो आप कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ, सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, बोलो, HCl। तो सिंपल आपको निकालना, तो देखो आपको पता है इसका एन फैक्टर 1 होता है, जब इसका एन फैक्टर 1 होता है तो आपका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास। अब मोलर मास इसका कितना आएगा, देखो मोलर मास इसका आएगा सिंपल 1 प्लस 35.5, तो कितना आ गया, ये आ गया सिंपल 36.5। जब ये 36.5 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट मास, ये हो जाएगा सिंपल आपका 36.5 डिवाइड बाई 1, मतलब कितना आ जाएगा, वही उसका जो मोलर मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस चीज को देखते हुए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया HNO3, ठीक है, आपको निकालना है HNO3 का, सिंपल बताना इक्विवेलेंट मास क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको पता है ये एक्वस सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन देगा, एक H प्लस आयन देगा, तो जब एक H प्लस आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में तो आप लिख सकते हैं इसका जो एन फैक्टर होगा वो 1 होगा। एन फैक्टर क्या हो गया इसका, 1 हो गया, क्यों, एक H प्लस आयन देगा। ठीक है, अब देखो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे सिंपल दूसरी, तो जब हम इसका सिंपल मोलर मास निकालेंगे वो आ जाएगा सिंपल 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 48, तो कितना आएगा, ये 48 और 10 कितना हो गया, ये हो गया आपका सिंपल 58 और 4 कितना हो गया 62 और 1 63, मतलब 63 आ गया। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास जो आएगा वो आ जाएगा मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां पे जब आप निकालना चाहेंगे तो सिंपल आपका निकल के आ जाएगा मोलर मास कितना है, बोलो, मोलर मास आपका 63 डिवाइड बाई 1, यही इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो इतना आसान होता है, मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन में एक H प्लस आयन दे रहे होंगे उसका इक्विवेलेंट मास इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो अब हम बात करते हैं, जैसे एसिड हमने एक H प्लस आयन की बात की, अब मान लो ऐसे एसिड जिन जो क्या देते हो 2 H प्लस आयन देते हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, सिंपल उन्हें बोलेंगे हम डाई बेसिक एसिड। तो देखो यहाँ पे सिंपल ऐसे H प्लस आयन, जैसे मान लो हमने H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया, H2SO4, या आपने ले लिया H3PO3, ध्यान समझना, ये इनका जो एन फैक्टर होता है
इनका जो एन फैक्टर होता है वो आपका होता है 2, याद रखना। मतलब ये कितने H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ये 2 H प्लस आयन देते हैं। और जब जब 2 H प्लस आयन देंगे तब तब इनको हम क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड बोलेंगे। बोलना पड़ेगा भाई, क्लियर ये बात है ना सभी को, है ना। तो बताओ भाई, डाई बेसिक एसिड, ये हमने इनको सिंपल सी बात बोल दी है। अब देखो डाई बेसिक एसिड बोला, अब हम इसकी यदि बात करें इक्विवेलेंट मास की बात करें तो कैसे निकालोगे आप इक्विवेलेंट मास, ये निकालोगे आप मोलर मास बाई एन फैक्टर। मतलब एन फैक्टर कितना है इसका 2, तो देखो मोलर मास डिवाइड बाई 2, ये इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो देखो यदि मैं क्वेश्चन करना चाहूं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो भाई, जैसे मान लो मैं पूछा जाए आपसे इक्विवेलेंट मास बताओ किसका, H2SO4 का, तो कैसे बताओगे बोलो भाई इक्विवेलेंट मास। यदि हम इसके पहले एन फैक्टर की बात करते हैं तो आपको पता है इसका जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 2 H प्लस आयन देता है। एक्वस सॉल्यूशन में 2 का एन फैक्टर हो गया। तो देखो भाई एन फैक्टर हो गया इसका सिंपल 2। अच्छा, अब इसके यदि हम मोलर मास की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा इसका 2 × 1 + 32 + 16 × 4, तो ये आएगा आपका समथिंग 98। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसकी यदि बात करें सिंपल इक्विवेलेंट मास की तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। और एन फैक्टर बेटा कितना है 2 और मोलर मास कितना है 98, तो 98/2 मतलब 49 हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो सिंपल सा, तो ऐसे एसिड जो सिंपल 2 H प्लस आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। और उनका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा सिंपल, वो उनका एन फैक्टर 2 होगा। अब देखो ऐसे भी होंगे जिनकी बेसिसिटी क्या होगी, सिंपल 3 होगी। क्या होगी भाई बोलो, बेसिसिटी जो होगी वो 3 होगी। मतलब सिंपल वो कितने H प्लस आयन दे रहे होंगे, वो 3 H प्लस आयन दे रहे होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब 3 H प्लस आयन बोले तो मतलब वो कैसे होंगे, वो आपके ट्राई बेसिक एसिड होंगे। तो देखो सिंपल यहां पे लिखें, यदि जैसे मान लो मैंने ले लिया H3PO4 जो एसिड होता है आपका, ठीक है, इसका जो एन फैक्टर होता है वो 3 होता है। ठीक है, ये एन फैक्टर क्या होता है इसका 3 होता है। और एक बात और, ये तो हमने लिख ही दिया। दूसरी बात, इसका जो हम यदि बात करें इसको बोलते हैं हम ट्राई बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, और यदि हम बात करें इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो वो सिंपल आएगा आपका कितना, मोलर मास बाई एन फैक्टर। ठीक है, तो मोलर मास कितना है इसका यदि आपको निकालना हो तो देखो, यदि हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 3 × 1 + 31 + 16 × 4, तो ये कितना आ गया 64 + 31 + 3, तो कितना आ गया, ये आ गया सिंपल 34 + 64, तो ये कितना आ गया 448, और ये आ गया सिंपल 639, इसका भी 98 आ रहा है। कितना आ रहा है 98, तो कितना हो जाएगा सिंपल, इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा मास आएगा 98/3 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। फिर से देख लो, 16 4 जा 64, 4 6 जा सिंपल 24, कैरी आई 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, इसका 31, इसका 3। सिंपल इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक मैं बात और बता रहा हूं यहाँ पे, सिंपल सा एक क्वेश्चन और बता रहा हूं जो आपसे पूछा जाएगा हमेशा, ऑक्जेलिक एसिड का। किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। तो सबसे पहले समझ लो यहाँ पे जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो होता क्या है। ठीक है, देखो जनरली जो ऑक्जेलिक एसिड लिखते हैं हम COOH, या इसी को हम लिखते हैं H2C2O4, इस तरीके से। इसका जो एन फैक्टर होता है, क्या होता है एन फैक्टर, वो होता है 2। ध्यान रखना, ये जो देता है ये 2 H प्लस, ये वाले H प्लस देता है दोनों एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये कैसा है, ये आपका डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है। तो इस बात को आप ध्यान रखना।
इसको एक फॉर्म में और मिलता है आपको, सिंपल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में। तो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो ये है आपका सिंपल H2C2O4.2H2O, ठीक है ना। इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? सिंपल 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो अब हम बात कर लेते सिंपल बेस की। जैसे हमने सिंपल एसिड की बात की थी उसी तरीके से आपके बेस की बात हम करते हैं। तो बेस का एन फैक्टर कैसे बताते हैं? देखो भाई, बेस का जो एन फैक्टर बताते हैं सिंपल, वो हम बताते हैं एसिडिटी। बेस की क्या बताते हैं? एसिडिटी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब हम देखो ये बात इतनी डिटेल में इसलिए बता रहे हैं भाई, बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है नॉर्मलिटी में, और नॉर्मलिटी में भी किसमें? एन फैक्टर में। यदि आप यहां पे सीख लेंगे अच्छे से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर एन फैक्टर को निकालने में। इसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इक्विवेलेंट मास निकालने की, एन फैक्टर निकालने की। तो देखो यदि मैं इसकी बात करूं तो जिस तरीके से हमने जैसे मैंने एसिड में बताया था, जितने H+ आयन को डोनेट करेगा उसी तरीके से हम यहाँ पे बेस का भी हम एन फैक्टर बताते हैं। वो कैसे बताएं? जितने OH- आयन वो एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करेगा उसी को क्या बोलेंगे हम? सिंपल उसकी क्या बोलेंगे? एन फैक्टर बोलेंगे। तो देखो यहां पे यदि मान लो AOH है तो सिंपल जितने OH- आयन ये देगा एक्वस सॉल्यूशन में उसकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी उतनी हो जाएगी। सिंपल मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, है ना, ट्राई एसिडिक। अब एक OH- आयन देगा उसे बोले मोनो एसिडिक, 2 देगा तो डाई, 3 देगा तो ट्राई। अब देखो ध्यान समझना, तो ऐसे कौन से होंगे? देखो भाई, यदि हम बात करें सिंपल लिख सकते लीना के राम बाबू कल से फरार। लिथियम जो अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या देंगे? सिंपल एक OH- आयन को डोनेट करेंगे। तो देखो LiOH, लीना के राम बाबू कल से फरार। तो देखो ये कितने OH- आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में? ये देखोगे तो एक OH- आयन देंगे। जब एक OH- आयन देंगे ये, तो इनका जो एन फैक्टर होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा? वो एन फैक्टर इनका 1 हो जाएगा। जब एन फैक्टर इनका 1 हो जाएगा तो अब आप मुझे एक बात बताओ सिंपल, तो इनका जो मोलर, जो इनका इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा भाई? इक्विवेलेंट मास सिंपल हो जाएगा, बोलो मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, और एन फैक्टर कितना है? 1 है। तो ये हो गया। जैसे मान लो आपको निकालने को आ जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको इक्विवेलेंट मास निकालने को आ जाए। इक्विवेलेंट मास निकालो सिंपल किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखो यदि आपको पता हो, इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? वो होता है सिंपल 40। जब 40 होता है तो देखो आप सिंपल लिखेंगे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, मतलब क्या हो जाएगा? NaOH, मास ऑफ NaOH। तो देखो कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 1। तो इसका भी इक्विवेलेंट मास कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब ऐसे भी OH- आयन होंगे जो 2 दे रहे होंगे, जैसे आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड। तो देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो जनरली कितने देंगे? वो 2 OH- आयन को एक्वस सॉल्यूशन में देंगे। तो देखो जैसे मान लो मैं लिखता हूं बेटा मांगे, है ना, कार स्कूटर बापू रोए, ठीक है ना, है ना। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, और नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यदि मैं इन सभी के एन फैक्टर की बात करता हूं तो इनका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा रे, है ना। मतलब इनका यदि मैं इक्विवेलेंट मास निकालूं तो वो कितना आएगा बच्चा? इक्विवेलेंट मास आएगा सिंपल मोलर मास बाई एन फैक्टर, ये 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो आपको निकालने को आ जाए, मान लो किसी का भी पूछ ले, जैसे मान लो
आपसे इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ ले रहा है। क्या पूछ ले रहा है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये पूछ लिया। अब देखो तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल, इसका जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है भाई? इसका जो एन फैक्टर होता है वो 2 होता है। ठीक है, एन फैक्टर जब 2 होता है, इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? मोलर मास वो होता है सिंपल आपका, देखो ऐड कर देते हैं, 40 प्लस 2 ऑक्सीजन 32 प्लस 2 कितना हो गया, है ना, ये हो जाएगा सिंपल आपका 72 74। ठीक है, यही हो रहा है। 40 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16 और 1 17, ठीक है 74 हो गया। तो यदि हम इसकी बात करेंगे इक्विवेलेंट मास की, तो जो इक्विवेलेंट मास निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका सिंपल 74 बाई कितना, ये आ गया सिंपल 2, मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 3 जा 6 2 7 जा 37 आ गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो आगे बढ़ते, तो मैंने इक्विवेलेंट मास की बात कर ली थी। अब मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल, है ना, यदि मैं सिंपल बात करता हूं तो मैं लिख देता हूं, अब जैसे मान लो एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, अब ये कितना देगा यदि मैं इसकी बात करूं? ठीक है, इसकी बात करें तो ये देगा 3 OH माइनस, तो मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा, और इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। तो सिंपल आप जब इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, ये करेंगे आप सिंपल मोलर मास बाई एन फैक्टर, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप इनका मोलर मास निकालना, बिल्कुल ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर अच्छे से आ गई होगी। देखो आपको एसिड का एन फैक्टर निकालना आ गया, आपको बेस का एन फैक्टर निकालना आ गया। अब मैं आपको सॉल्ट का भी एन फैक्टर निकालना सिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पे यदि मैं सॉल्ट के एन फैक्टर की बात करता हूं सिंपल वे में, तो देखो जो सॉल्ट बनता है वो बनता किससे है बोलो? वो बनता है आपका सिंपल एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्ट बन गया, जैसे मान लो अब आपको सिंपल यहां पे एन फैक्टर निकालना है, तो कैसे बताएंगे? तो देखो इनका एन फैक्टर निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करें, आप सिंपल टोटल पॉजिटिव चार्ज, या तो क्या कर लें सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर लें, या फिर आप टोटल निगेटिव चार्ज को ऐड कर लें। ठीक है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लो, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि देखो यहां पे ऐसे मान लो मैंने लिख दिया NaCl, ठीक है, NaCl लिखा, अब हमें इसका एन फैक्टर बताना है। तो देखो अब आपको पता है सोडियम पे +1 चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है। तो अब एक बात बताना आप, सिंपल सी बात मुझे, तो ये क्या देगा, यदि हम बात करें तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा सिंपल 1। ठीक है, अच्छा इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो ये हो जाएगा मोलर मास, जो भी इसका आएगा 58.5 के समथिंग आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 1 आप इस तरीके से कर दोगे। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। अब देखो हमने NaCl के बारे में बात कर ली, हम यहाँ से और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो MgCl2 दे दिया है ना, MgCl2, हमें इसका भी एन फैक्टर निकालना है। ठीक है, MgCl2 दे दिया आपको, मान लो AlCl3 दे दिया। ठीक है, निकालो चलो, है ना, इनके आप एन फैक्टर निकालो। तो कैसे निकालोगे, आपको सिंपल टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड करना है या टोटल नेगेटिव चार्ज को। यदि आप देखो जैसे मान लो, अब मैं इसको लिखता हूं पूरा अच्छे से, तो यदि आप लिखते हो तो ये किस में जाएगा, Mg +2 +2Cl-। तो देखो
सिंपल क्या मिलेगा आपको, 2 पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे या 2 नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इनका एन फैक्टर हो जाएगा सिंपल 2। तो इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा सिंपल जो भी इसका मोलर मास आएगा, है ना, मोलर मास बाई 2। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। अब देखो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, तो सिंपल आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आपको पता है यदि मैं इसका लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं Al प्लस 3Cl माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड करते हैं, कितना है 3। तो यदि मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालूंगा, इक्विवेलेंट मास, तो क्या आ जाएगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर कितना है 3, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। इस तरीके से आपका सॉल्ट का क्या आ जाएगा, बोलो, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं, कोई भी अच्छे से नहीं कराएगा। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो आपको यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप फिर से वीडियो को देखें, फिर से करें, लेकिन मैं क्विक रिवीजन जल्दी से यहाँ पे आपको एक बार दे देता हूं। तो हम एसिड में एन फैक्टर कैसे बताएंगे, जो एक्वा सॉल्यूशन में जितने H+ आयन मिलेंगे आपका वही एन फैक्टर हो जाएगा। बेस में क्या बताएंगे, जितने OH- आयन डोनेट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। सॉल्ट में क्या करेंगे, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लेंगे या हम सिंपल टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये एन फैक्टर निकालना आ गया होगा। तो देखो मैंने ये सारी बातें आपको डिस्कस कर दी हैं। तो जैसा कि आपको देखो मैंने प्रिंटेड फॉर्मूलाज भी देखो आपको स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। यदि आप देखेंगे सिंपल नॉर्मलिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने भी बताया था, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाए थे, ये मैंने सारे आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला था, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट मास कैसे लिखा था हमने, मास अपॉन सिंपल क्या आ जाएगा, बोलो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इस तरीके से। फिर हमने बोला था आपको सिंपल क्या, यदि मान लो नॉर्मलिटी निकालें तो मास ऑफ सॉल्यूटन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, सिंपल। ये मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको बता दिए थे। तो आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे से। जैसा कि अभी तक आपने नॉर्मलिटी को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, एन फैक्टर समझ लिया। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या दिया है, नॉर्मलिटी दी गई सॉल्यूशन की जो कि है 31.5 ग्राम निकालना, सॉरी, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या हमें नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है, जो कि दी गई 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, ये दिया हुआ है, ठीक है, इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, निकाल देते हैं हम नॉर्मलिटी को बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 31.5 ग्राम, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पे, ये तो दे दिया। अब हमें ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। हमें ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2C2O4 डॉट 2H2। तो देखो यहां पे कैसे आएगा, 2 × 1 प्लस 12 × 2 प्लस 16 × 4 प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपल 2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, ये हो गया सिंपल, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 24 प्लस 16 4 जा 64 प्लस 18 2 जा 36। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 126 हो गया, कितना आ गया 126। तो इसका जो मोलर मास आएगा ऑक्जेलिक एसिड का वो 126 आएगा। तो अब देखो मैंने आपको यदि याद हो, मैंने एन फैक्टर बताया था आपको ऑक्जेलिक एसिड का, याद हो तो मैंने एन फैक्टर बताया था आपको यहाँ पे 2, एन फैक्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वो 2 आ गया,
ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, सिंपल ये लिख दिया मैंने, C, ये 2 आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, ये आएगा आपका मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना है, मोलर में मास आया आपका सिंपल 126, एन फैक्टर डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 63। ठीक है, ये 63 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास कितना है 31.5 ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास 63, ये हो गया। यदि अब हम इसको करें तो कितना होगा 31.5, तो ये हो जाएगा सिंपल आपका, जब आप इसको कट करोगे ये आएगा कितना 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, या हम इसको लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं सिंपल इस तरीके से। अब देखो, अब आपको पता है नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होती है सिंपल क्या, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे इन ml में दिया हुआ है, इन ml, तो ml में दिया जाएगा इनटू किससे कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई 1000 से, सिंपल कर दिया। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया 1/2, ठीक है 1/2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है देखो 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो 1250 कर दिया, ठीक है इनटू 1000 कर दिया, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करना है तो ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1250 इंटू 1000। ठीक है, हम एक क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, और ये सिंपल आपका बचा, ये कितना हो गया, ये बचा आपका सिंपल 50, और ये आ जाएगा 25 2 जा कितना हो गया 50, और 25 5 जा कितना हो गया 125, तो ये 255 2/5, तो ये आ गया 5 4 जा 20, 0.4 नॉर्मल। ये सिंपल आपका नॉर्मलिटी आ गई। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है, आपको इसी तरीके से बस सॉल्यूशन करना है, इसी तरीके से आपको फॉर्मूला का यूज करना है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं एक थोड़ा सा आपको, यदि मान लो नीट और जेई में आपको करना हो, आपको प्रिपरेशन करना हो, थोड़ा सा बस मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं यहाँ पे, एक नोट याद रखना, एक नोट याद रखना यहाँ पे, ठीक है इस बात को ध्यान रखना, जो नॉर्मलिटी होती है, यदि मान लो आपको मोलरिटी दी जाए, नॉर्मलिटी निकालनी है, तो मोलरिटी इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये कर दोगे आप तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगा। या आप इसी को कर सकते हैं सिंपल, इसको यदि और आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो एक लाइन और लिख सकते हैं इसी को आप, मोलरिटी यदि आपको निकालनी हो, मोलरिटी, तो वो निकालेंगे आप नॉर्मेलिटी इन डिवाइड बाई एन फैक्टर, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर अच्छे से हो रही होगी। तो ये दो बातों का आप ध्यान रखना, ये जस्ट फॉर नॉलेज, आप हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो करेंगे, लेकिन आप बोर्ड में इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका टीचर क्या कर देगा, गलत कर देगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, इंपॉर्टेंट मोलैलिटी के टर्म्स पे, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए मोलैलिटी किसे बोलते हैं, ध्यान से समझना, मैं यहां पे आपको लिख के भी बता देता हूं। यदि मोलैलिटी की बात करें तो सिंपल क्या लिखा हुआ है देखो, मोलैलिटी, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉलिड, सॉरी क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखा हुआ है देखो, यही लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, देखो आप तुतला के बोलोगे तो क्या निकलेगा, मोलैलिटी, बिल्कुल सही निकलेगा।
या आपको अच्छे से बोलना है तो आप मोलैलिटी भी बोल सकते हैं। अब ध्यान समझना, अब मैं इसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखता हूं, कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसको हम जो डिनोट करते हैं स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है, इससे डिनोट कर दिया। अब हम लिखते हैं मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, किसमें, किलोग्राम में। यदि मान लो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं दिया गया, आपको ग्राम में दिया गया, तब आप क्या करेंगे, सिंपल मोलैलिटी को कैसे लिखेंगे, मोलैलिटी को लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, ये होता है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान समझना, इन ग्राम। जब ग्राम में दिया जाएगा तब आप सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें मोलैलिटी तो क्या होगा, बोलो आप, होगा मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है ना, क्या आएगी, मोल्स, इसकी यूनिट आएगी SI यूनिट, वो आएगी आपकी मोल्स पर ग्राम, सॉरी पर किलोग्राम, क्या आएगा, पर किलोग्राम, या ऐसे लिख दो मोल पर किलोग्राम, ठीक है, इस तरीके से। अब एक बात बताना आप, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। यदि मान लो हमें सॉल्वेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, सिंपल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा सिंपल आपका, क्या होगा, देखो ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है आपका। सिंपल, यदि आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया है उसके मास की बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं आप, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यही करते हैं, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, वही तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहां भी क्या होगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी यही होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो आप इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू ये होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यही होगा सिंपल, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहां भी आपका यही दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने सारी बातें आपको अच्छे से बता दी हैं, ठीक है, मोलैलिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे, ये सब बता दिया है। अब एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात, यहां से क्वेश्चन आता है और ये जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, और आपके क्लास के जो टीचर होंगे वो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। वो ये पूछते हैं क्वेश्चन कि जो मोलैलिटी है और जो आपकी मोलरिटी है, मोलरिटी, तो ये किस टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी मोलरिटी होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और जो आपकी मोलैलिटी होती है ये डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे। सिंपल सी बात है, क्यों डिपेंड करेगी, देखो आपको पता है मोलरिटी में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लोगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, लिक्विड में होगा, और जब वो लिक्विड में होगा तो किस पे डिपेंड करेगा बच्चा, वो टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक डिपेंड करेगा। और यहाँ पे मास किस में होता है, किलोग्राम में होता है, तो सिंपल सी बात है, मास है, मास की बात है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे एक नोट, तो इस बात को ध्यान रखना, नोट लिख रहा हूं अलग कलर के पेन से, ये वो नहीं है नोट पैसे वाला नोट, भाई सर 500 का नोट दे रहे, नहीं, इंपॉर्टेंट नोट है, तो याद रखना इस बात को। तो देखो भाई, नोट है पहला कि मोलरिटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब कुछ के दिमाग में ये भी आया, नॉर्मलिटी भी करेगी, हाँ भाई नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन
टेम्परेचर। बट यदि दूसरा नोट लिखें, जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी इज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो इस बात को ध्यान रख लोगे भाई, बोलो भाई हाँ या ना। तो आई होप आपको ये बातें भी क्लियर हो रही होंगी बहुत ही अच्छे से, सिंपल शब्दों में। अब मैं यदि बात करता हूं, यहां पे नेक्स्ट बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की। तो अभी तक हमने किसकी बात की, मोलरिटी की बात कर ली, नॉर्मलिटी की बात कर ली, हमने मोलैलिटी की बात कर ली, हमने कौन सा कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कौन सा नहीं करेगा, हमने इन सब की बातें कर ली, हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लास्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, तो बस ध्यान से। ये जैसे मान लो मोलैलिटी का क्वेश्चन एक देखेंगे, एक अपन परसेंटेज का भी क्वेश्चन देखेंगे, अपन मोल अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, उसका भी क्वेश्चन अपन अच्छे से देखेंगे। तो ध्यान समझना यहाँ पे। अब देखो जैसे लिखा हुआ परसेंटेज की बात, तो परसेंटेज की बात लिखी हुई यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 टाइप के, हमने आपको बताया भी था स्टार्ट में, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ये आपने मेडिसिन के पीछे, आपने किसी भी कंटेंट्स के पीछे देखा हुआ, लिखा हुआ आसानी से लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है। यदि आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे, ध्यान समझना, तब तो आप सिंपल ये लिखेंगे, जैसे मान लो वेट बाई वेट निकालना है, तब आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और आपको पता है जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है अलग अलग, लेकिन आप लिखेंगे हमेशा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट भी होगा, उसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट भी होगा, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। ठीक है, ये मैं वेट बाई वेट की बात कर, अभी तो मैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको जनरली क्वेश्चन क्या दिया जाता है, जैसे 89% दे दिया, कुछ भी मान लो 10% ऑफ दे दिया, ग्लूकोज मोलरिटी निकालो, तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम समझाएंगे, किस तरीके से आप करोगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, अपन वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन बनती है, उस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, तो क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ध्यान समझना इस बात को। ठीक है, ऐसे ही आपका वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम, इसको हम वेट बाई वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वेट बाई वॉल्यूम में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखना, ये 3 फॉर्मूलाज तो आप ऐसे याद रख लोगे, जनरली आपको याद रखने हैं। अब क्या होता है यहां पे मैं यदि बात करूं, तो देखो भाई ध्यान समझना, जैसे मान लो मैंने लिखा वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है, क्या लिखा, वेट बाई वेट परसेंट, तो ध्यान समझना इसका मतलब क्या है, मैं थ्योरेटिकल टर्म्स में बता रहा हूं, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, ये बात ध्यान रख लोगे, बोलो इस तरीके से आपको कभी भी, जैसे मान लो आपको 10% हमने दे दिया, 10% वेट बाई वेट है ना, ग्लूकोज दे दी, तो आप क्या बोलोगे, 10 ग्राम ग्लूकोज है प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, इस तरीके से आप बोलेंगे। ध्यान समझना, ठीक है, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया मैंने, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में वेट बाई वेट है या वेट बाई वॉल्यूम है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, समझ लो। अब जैसे मान लो आपको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधा सीधा होगा, जैसे मान लो आप लिखोगे यहां पे x ml ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान समझना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या होगा यहां पे, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, है ना। अब आपने जब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इस तरीके से लिख दिया, तो देखो
है ना। अब आप लिख सकते हैं जैसे मान लो 10% वेट बाई वेट एल्कोहल दे दिया, तो आप बोलेंगे 10 ml ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल सॉल्यूशन तो क्या होगा 100 ml ही होगा ना। यदि आप बोलते कि सॉल्यूट कितना आएगा, तब आप 100 - 10 करते तो 90 ml आपका सॉल्वेंट आता, 10 ml क्या आता, सिंपल एल्कोहल आता। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान समझना। अब यदि लिखा हुआ है आपको मास बाई वॉल्यूम, क्या लिखा हुआ है मास बाई वॉल्यूम, तो मास बाई वॉल्यूम के लिए अब आप क्या करेंगे, सिंपल ध्यान समझना, ये लिखेंगे आप x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देख लो भाई, इसी डेफिनेशन से सॉल्व करोगे। जैसे मान लो हमने 10% ग्लूकोज दे दिया वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये आपको जितने भी दिए गए हैं ये आपको सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना क्योंकि आपसे पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मोलैलिटी का मिलेगा, मोलरिटी का मिलेगा, नॉर्मलिटी का मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको यहां से बनते हैं। तो ये टिपिकल तभी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे को समझ नहीं आता है, वहां पे वो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर सभी को अच्छे से। तो अब हम चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, मोल फ्रैक्शन।